रिसीट्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? तो रिसीट्स हमारे पास दो टाइप्स की हैं। क्लियर? सो इसीलिए हमारे लिए ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक इज द कैपिटल एंड द रेवेन्यू रिसीट्स। सो the distinction between the two is important because capital receipts are exempt from the tax. Why we are studying it with respect to our टैक्स? ठीक है, हम इसे टैक्स के रिस्पेक्ट में इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं? हम टैक्स के रिस्पेक्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेरी इनकम है, जो मेरा रिसीट्स है, वो कैपिटल रिसीट्स है, वो कैपिटल रिसीट्स है या वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि जो कैपिटल रिसीट्स है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होती है अनलेस दे आर एक्सप्रेसली टैक्सेबल। देखो एक्चुअल में क्या है, अगर आपके पास जब तक लिखा नहीं होगा, एक्सप्रेस्ड नहीं है कि उसको आपको टैक्स पे करना है, जब तक आपके जो कैपिटल रिसीट्स है वो टैक्स से क्या है, एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर? द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू इज इम्पोर्टेंट बिकॉज कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स टैक्स से एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पल, कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 45। जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल है, क्योंकि देखो आपके पास एग्जाम्पल में ना कि लाइक द कैपिटल रिसीट्स का यानी कि जो कैपिटल गेन है उसका हम टैक्स लेंगे सेक्शन 45 के अंडर। तो ये आपको एक्सप्रेसली क्या है, सेट किया गया एक्सप्रेसली है। सो जब तक आपके पास एक्सप्रेस नहीं होगा तब तक हम कैपिटल रिसीट्स को टैक्स नहीं करते। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अनलेस दे आर एक्सप्रेसली टैक्सेबल, जब तक हम इन्हें एक्सप्रेसली टैक्सेबल नहीं करते। क्लियर? सो ऑन द अदर हैंड द रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। वही सेम चीज है कि ये भी आपके पास देखो मेन चीज क्या है, ये तभी एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, एग्जेम्प्ट ये तभी होगी कि जब एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज कैपिटल रिसीट्स मेनली टैक्सेबल होती है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स तभी टैक्सेबल होगी जब आपको एग्जेम्पशन एक्सप्रेसली गिवन है, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट थोड़ी कम अमाउंट की होती है, आपकी रेवेन्यू डेली बेसिस पे होती है, लेकिन जो आपकी कैपिटल रिसीट्स है वो लार्ज अमाउंट होती है और वो आपके डेली बेसिस पे नहीं होती। तो ये मान के चलना है आपको कि कैपिटल रिसीट में आपको करना ही करना है जब तक नहीं लिखा हुआ। देखो दोनों लाइन में फर्क है, यहाँ लिखा है कि जब तक एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कि वो एग्जेम्प्ट है तब तक आप उसे एग्जेम्प्ट ही ट्रीट, मतलब जब तक उसको एग्जेम्प्ट है तभी आप उसको ट्रीट करोगे। क्लियर? एंड द रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल, यानी रेवेन्यू रिसीट्स मेनली मानी जाती है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, और ये कब टैक्सेबल होगी? ठीक है, कि अनलेस दे आर एक्सप्रेसली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ठीक है, तो इनकम एग्जेम्प्ट अंडर द सेक्शन 10, कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो इनकम है वो सेक्शन 10 के अंडर एग्जेम्प्ट है, तो हम सेक्शन 10 भी स्टडी करेंगे कि सेक्शन 10 में ऐसी कौन कौन सी इनकम आती हैं जो कि मेरी एग्जेम्प्ट है। क्लियर? सो इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, कि सेक्शन 10 के अंडर कौन कौन सी इनकम मेरी क्या है, एग्जेम्प्ट है। द फाइनेंस एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म कैपिटल रिसीट्स एंड द रेवेन्यू रिसीट्स। देखो फाइनेंस एक्ट ने कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को डिफाइन नहीं किया। वी हैव टू डिपेंड अपॉन द नेचुरल मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, जिस तरीके से क्योंकि अभी भी रेवेन्यू यानी कि टैक्स ने रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी है, कैपिटल रिसीट्स कौन सी है, इस चीज को अभी भी कंप्लीट तरीके से डिफाइन नहीं किया। पर हमारे पास जो केसेस होते हैं, केसेस के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कौन सी कैपिटल रिसीट्स है और हमारी कौन सी रेवेन्यू रिसीट्स है। सो नाउ in deciding whether a particular receipts is of capital or the revenue type,
ये डिसाइड करने में कि एक पर्टिकुलर रिसीट्स रेवेन्यू और आपकी कैपिटल टाइप की है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रिसीट्स। क्लियर? सो बाबू हमें क्या सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है? हमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि उस रिसीट्स का करेक्टर कैसा है, उस रिसीट्स का नेचर कैसा है। सो the following considerations are considered to be immaterial and not going to decide or change the character. Now see the number one, the receipts in lump sum or in installment. देखो अब इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी जो अमाउंट होती है, चाहे वो लमसम में हो चाहे वो इंस्टॉलमेंट में हो, तो उतना उसके नेचर के रिगार्डिंग इतना डिफरेंस तो नहीं होगा। मान लीजिए कि एम्प्लॉय है जो कि अपनी सैलरी को अर्न कर रहा है, ये कितनी सैलरी अर्न कर रहा है? 5,000। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस ही एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू गेट अ सम ऑफ 1 लाख इन लमसम टू सर्व फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब यहाँ देखिएगा, पर यहाँ पे जो उसे रिसीट्स मिल रही है वो मंथली बेसिस पे मिल रही है, राइट? क्योंकि वहां पे एग्रीमेंट में तो बेशक लिखा है कि आपको 2 साल के लिए 1 लाख का लमसम में आप रिसीव करोगे, पर आपको जो ये सैलरी मिल रही है वो आपको क्या इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, राइट? द रिसीट्स वेयर इट इज मंथली रेमुनरेशन और द लमसम फॉर द 2 years। ठीक है, तो इज ए रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स है, क्योंकि आपकी ये मंथली रेमुनरेशन है और एक जो लमसम है कि ये 2 साल तक आपको एग्जैक्टली मिलेगी मिलेगी। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको एक 2 years में आपको एक जाता, फाइन। सो इंस्टॉलमेंट के केस में मेनली हमारे पास क्या होती है? रेवेन्यू रिसीट्स होती है। वी ऑल नो दैट कि इट इज ऑफ स्मॉल नेचर। ठीक है, एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट लमसम रिसीट्स, जो लमसम रिसीट्स होती है, मे बी एन आइटम ऑफ रेवेन्यू नेचर and annual receipts recurring over the few years. Now see, the lump sum है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे मतलब कि हर साल है 1 लाख रुपीज रिसीव हो रहे हैं कि मैंने कोई एक्टिविटी की है। सो वो जो मुझे 1 लाख रुपीज रिसीव हो रहे हैं द एवरी ईयर, आई एम सेइंग अबाउट द एवरी ईयर, दिस इज द योर, it is saying that lump sum receipts may be an item of the revenue nature। लेकिन एक एनुअल रिसीट्स को रिसीव कर रहे हो फ्यू ईयर्स के बाद। मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे हर साल नहीं मिल रही है, मुझे मिल रही है 5 years में, मुझे कोई डिपेंडेबल है, ठीक है, मेरे वर्क के अकॉर्डिंग है कि मैंने अच्छा वर्क किया है तो वो इस साल दे देंगे, वन तो वो 5 year 6 year में देंगे। सो इट इज टेकिंग द टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम लग रहा है, इट विल टेक टाइम टू रिसीट्स दैट एनुअल रिसीट्स। सो द एनुअल रिसीट्स रिकरिंग ओवर द फ्यू ईयर्स, तो जो फ्यू ईयर्स के जो वो रिसीट्स रिकवर हो रही है, मे बी अ कैपिटल रिसीट्स, तो वो एक कैपिटल रिसीट्स हो सकती है। दस, वेदर अ रिसीट इज अ पीरियोडिक रिसीट्स और अ सिंगल रिसीट्स। ठीक है, अब आपके पास वो जो रिसीट्स है, चाहे वो पीरियोडिक रिसीट्स हो चाहे वो सिंगल रिसीट्स हो, वो आपके उस नेचर के पर्पस को, ठीक है, डिफाइन कंप्लीटली नहीं करती। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उसका टाइमिंग कैसा है। ठीक है, वो अगर पीरियोडिक है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके रेवेन्यू नेचर की है। अगर वो एक सिंगल है, इसका मतलब क्या है बाबू कि वो आपकी कैपिटल नेचर की है, बिकॉज वो इतने ज्यादा नहीं होती। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, नेचर ऑफ द रिसीट्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट के हाथ में जो वो नेचर ऑफ द रिसीट्स है वो कैसी है? नाउ द सी, जैसे हम यहाँ पे अभी मैंने एग्जांपल, द सैलरी इवन इफ पेड आउट ऑफ द कैपिटल। आप ये कहोगे कि मैम जो सैलरी है, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने कैपिटल में से पे कर रहा है, वो अपने प्रॉफिट में से पे कर रहा है, वो एक अपने लॉन्ग टर्म इनकम में से पे कर रहा है, तो वो तो एक हमारी कैपिटल रिसीट्स होनी चाहिए ना। पर इट इज फाइन, समटाइम सम रिसीट्स का नेचर जो पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं कंपेयर करते बाबू, यानी कि बच्चों हम उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं रेसिपिएंट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर कि किसने कितना रिसीप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं। सो सैलरी इवन इफ पेड आउट ऑफ द कैपिटल
जो सैलरी जो कि हमने कैपिटल में से पे की है बाय अ न्यू बिजनेस, ठीक है, बेशक एक न्यू बिजनेस है, उसको अभी इतना प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ, ऑब्वियसली एक न्यू होता है तो उसने एम्प्लॉय को हायर किया है, तो अभी तो इतना उस क्या है प्रॉफिट नहीं है, अभी तो उसे अपने ही पॉकेट से पे करना पड़ेगा। सो द सैलरी इवन इफ पेड आउट ऑफ द, ठीक है, विल बी रेवेन्यू रिसीट्स। आप ये नहीं ट्रीट करोगे कि हमने तो जो सैलरी दी है वो हमने कैपिटल नेचर से सैलरी दी है, नो, ठीक है, हम रिसीट्स का जो नेचर है वो डिपेंड किया जाता है रेसिपिएंट के हैंड में, तो विल बी अ रेवेन्यू रिसीट्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हैंड्स में, क्लियर। वेदर अ रिसीट इज द कैपिटल और द रेवेन्यू will be determined in the hands of the person receiving the such income, clear। so whether जो वो receipts है वो capital receipts है आपकी, चाहे वो आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है, वो डिटरमाइन की जाती है जो पर्सन है उस सच इनकम को रिसीव कर रहा है उसके हाथ में। नो अटेंशन विल बी पेड टुवर्ड द सोर्स फ्रॉम विच द अमाउंट इज कमिंग, क्लियर। हमें इसके लिए कोई अटेंशन पे नहीं करनी है कि जो वो अमाउंट है वो कहाँ से आई है। आई होप इतना सबको क्लियर है और ये बहुत एक इजी लैंग्वेज में भी आपको बता दिया। नाउ द थर्ड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिसीट्स। क्या होता है द साइज ऑफ द रिसीट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब सिंपल सीधी सी बात है, आपके पास उसका जो साइज है ये कैसे होगा कि जैसे मान लीजिए a receipt of 3000 may be of the revenue nature whereas a receipt of only 200 may be a capital receipts, ठीक है। तो देखो मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है, आपको इस चीज के लिए बिल्कुल कंसिडर नहीं होना कि जो ज्यादा अमाउंट की है वो रेवेन्यू होगी या मेरी कैपिटल होगी, या ज्यादा अमाउंट वाली मेरी कैपिटल होती है, कम अमाउंट वाली मेरी रेवेन्यू होती है, नो, ठीक है। magnitude of the receipts, it means the size of the receipts cannot decide that the receipt is the revenue one or the capital one. So the magnitude of the receipts, whether the big or the small, cannot decide the nature of the receipt, although the size of a receipt in a transaction is not entirely irrelevant, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो receipt का magnitude चाहे वो बड़ा है छोटा है, उसके रिसीट्स के नेचर को डिसाइड नहीं करता, रिसीट्स के नेचर को इसलिए डिसाइड नहीं करता कि वो रेवेन्यू रिसीट्स है आपकी रेवेन्यू नेचर की है या वो आपकी कैपिटल नेचर की है। Although size of a receipts in a transaction is not an entirely irrelevant consideration, मतलब ऐसा नहीं है कि जो साइज है वो completely irrelevant है, लेकिन रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स में वो एक मेजर रोल प्ले नहीं करता। बताइए इतना क्लियर हुआ सबको? सो प्लीज रिस्पॉन्स, आप प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए साथ साथ कि इतना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट वन, the name given by the parties and the treatment in the books of the account, ठीक है, जो पार्टीज के द्वारा जो नेम दिए गए हैं और जो बुक के अकाउंट में जिस तरीके से ट्रीटमेंट है उसके लिए भी हम बात करेंगे इसमें। दैट वर्ड नेम रिसीट्स और द पेयर ऑफ द रिसीट्स, देखो payer of the receipts has given in the books of the account or with what name he has called a particular transaction। देखो अभी आपको बताया क्या बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पार्टीज ने उस नेचर को क्या दिया, यानी पेयर ने, ठीक है। कोई एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर ने अपने बुक्स ऑफ द अकाउंट में उसे रेवेन्यू ट्रीट किया है, उसे कैपिटल ट्रीट किया है, तो ये आपका उसको कर नहीं कर सकता। आपको दोबारा इस पॉइंट को बताया गया है, एक पॉइंट था आपका रिसिपिएंट के हिसाब से और नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट जिसने मेंटेन किया है, ठीक है। नेम गिवन बाय द पार्टीज एंड द ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो जिसने पेयर है, जो रिसिप्ट का जो पेयर है कि जिसने पे किया है उस रिसिप्ट को, उसने अपने वहां पे उसे कैपिटल रिसीट से में ट्रीट कर रहा है वो सैलरी को, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें रिसिप्ट का जो नेचर देखने के लिए वो
रेवेन्यू जो है, वो जो अमाउंट जो है वो किसने रिसीव की है, वो जो अमाउंट है उसका रिसिपिएंट कौन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे क्या करेंगे, जज करेंगे. सो द payer of the receipt has given in the books of the accounts or with the what name he has called a particular transaction. All such consideration are immaterial to decide the nature of the receipts. तो receipts के nature को decide करने में ये सच कंसिडरेशन क्या है, इममटीरियल है. अ कैपिटल पेमेंट बाय अ लीडर, सॉरी बाय अ डीलर मे बी द रेवेन्यू रिसीट्स. ऑब्वियसली एक डीलर है, डीलर ने कैपिटल पेमेंट की है, ठीक है, उसने अपने बुक्स ऑफ द अकाउंट में रेवेन्यू पेमेंट में नहीं, कैपिटल पेमेंट में रिसीव किया है. तो डीलर ने कौन से पेमेंट में उसे रिसीव किया है, ये हमारे लिए इममटीरियल है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है. क्यों? क्योंकि वो रिसिपिएंट के हाथ में क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है. सो दी character of the receipt shall be decided by the consideration other than by what name the parties call it. ठीक है, तो जो रिसिप्ट की जो कैरेक्टर है वो डिसाइड की जाती है उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा, उसके अलावा कि जो पार्टीज ने उसे रेवेन्यू ट्रीट किया है या कैपिटल, वो आपके डिसाइड की जाएगी रिसिपिएंट के द्वारा. Now the next, the payment made out of the capital. Now see, the no attention will be paid toward the source from which amount is coming. ये भी आपको बताया, ठीक है, कि आपको ये ध्यान नहीं देना है कि वो आया कहाँ से है, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कहाँ से आई है, आपको इस चीज के ऊपर कोई कंसिडर नहीं करना. बेशक उन्होंने लोन लिया हो एम्प्लॉयर ने, तो एम्प्लॉयर के लिए वो उसका एक कैपिटल में हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो गया, राइट. नेचर तो कैपिटल हो गया, पेमेंट उसने की है, तो आपको उसको फिर ये नहीं ट्रीट करोगे कि उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अब जो उसने पेमेंट की है जिसे मिलेगी तो वो कैपिटल रिसीट्स मिलेगी. नो. सो नो अटेंशन शैल विल बी पेड टुवर्ड द सोर्स फ्रॉम विच अमाउंट इज कमिंग. जहां से अमाउंट आ रही है, जहां से अमाउंट रिसीव हुई है, उससे आपको, ठीक है, सोर्स के टुवर्ड्स कोई अटेंशन पे नहीं करनी. सैलरी इवन पेड आउट ऑफ द कैपिटल बाय अ न्यू बिजनेस, राइट, कि न्यू बिजनेस के द्वारा, ठीक है, कैपिटल में से जो सैलरी पे की जा रही है विल बी अ रेवेन्यू रिसीट्स. ठीक है, मान लीजिए एक न्यू बिजनेस है, उसका भी आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, वही सेम एग्जांपल यहाँ पर है. और वो जो सैलरी पे की जा रही है आउट ऑफ द कैपिटल बाय अ न्यू बिजनेस विल बी अ रेवेन्यू रिसीट्स होगी इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के हाथ में. इट वाज आल्सो डिसाइडेड इन अ केस दैट इफ अ रिसीट इज मेड आउट ऑफ द कैपिटल. नाउ सी, ठीक है, ये भी डिसाइड किया गया, अगर कैपिटल में से भी, ठीक है, अगर रिसीट्स है आपकी कैपिटल में से ही बनाई गई है, ठीक है, द रिसीट में ऑल्सो बी आर कैपिटल रिसीट्स, तो हम उस रिसीट्स को कैपिटल रिसीट्स कहते हैं. यानी कि आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पेमेंट मेड की गई है कैपिटल में से, हमें उसे कोई अटेंशन पे नहीं करनी है. आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो अमाउंट है वो अमाउंट रिसीव कौन कर रहा है, ठीक है. उस अमाउंट का नेचर का मतलब ये नहीं है कि उस अमाउंट के हम सोर्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. अब ये पॉइंट प्लीज, ये अलग है इस पॉइंट में. ये पॉइंट क्या कह रहा है मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ कि दैट इफ अ रिसीट इज मेड आउट ऑफ द कैपिटल, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी रिसीट्स की है, ठीक है, कैपिटल में से आपने रिसीट्स की है, तो क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो नहीं था ना, उसने क्या किया, एम्प्लॉयर ने क्या किया, सैलरी पे की है अपने कैपिटल, यानी अब उसके पास क्या है, कैपिटल है, कैपिटल में से उसने अपना एक्सपेंस किया है, तो उसके लिए एक्सपेंस क्या हो वो मैटर नहीं है, लेकिन उसने कैपिटल है उसमें से रिसीट इज मेड आउट ऑफ द कैपिटल. अगर हम एक्सपेंस की नहीं रिसीट्स की बात करते हैं, तो रिसीट्स में ऑल्सो भी है कैपिटल रिसीट, तो वो जो रिसिप्ट मिलेगी, तो वो जो हमारे पास अमाउंट है
वो मेरी कैपिटल रिसीट होगी। मान लीजिए मैंने एक डिसाइड किया है कि कैपिटल नेचर का मेरा एक्सपेंस है। क्या एक्सपेंस है? कि मेरे पास एडवर्टाइजिंग पे मैंने क्या किया है, खर्चा किया है, वो एक वन टाइम है, ठीक है, हम उसे एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। पर मैं आपको एक उसका एक छोटे उस पे एग्जांपल ले रही हूँ कि हमने कैपिटल नेचर का कोई भी एक्सपेंस किया है, तो कि लाइक मशीन्स मैंने परचेज की हैं, तो मशीन से मिलने वाली जो मुझे कोई भी रिसीट्स हैं, ठीक है, तो वो मेरी कैपिटल रिसीट्स होंगी। इस कंसेप्ट में, इस लाइन में ये फर्क है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप बाबू पूछ लीजिए। ठीक है, नाउ द सिक्स, द टाइम ऑफ द रिसीट्स, द नेचर ऑफ द रिसीट हैज टू बी द डिटरमाइंड एट द टाइम। सो प्लीज ये ध्यान में आपको रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग भी आपका होगा व्हेन इट इज रिसीव्ड। अगर आप एक रेगुलरली रिसीव कर रहे हो, रेगुलरली आप उसको 2 इयर्स में रिसीव कर रहे हो, रेगुलरिटी है, अगर कंटिन्यूसली है, ठीक है, तो आपके पास वो उसका रिसीट्स का नेचर डिसाइड किया जाएगा। तो रेगुलरिटी में हम उसे ट्रीट करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, और इरेगुलरिटी में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसका टाइम कोई फिक्स नहीं होता, तो हम उसे ट्रीट करते हैं क्या, कैपिटल। सो नॉट आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट हैज बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द रिसिपिएंट। नाउ है द क्वालिटी ऑफ द रिसीट। सो जो क्वालिटी है, क्वालिटी से इतना कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। आप ये कहो कि जो ये रिसीट्स है, ये जो इनकम है, उसने अपनी मर्जी से पे नहीं किया, ये जो इनकम है उसने एक लीगल ऑब्लिगेशंस के अंडर पे किया है, सो उससे कोई इतना मैटर नहीं है। सो वेदर द इनकम इज रिसीव्ड वॉलंटरली और अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, चाहे वो जो इनकम है वो अपनी मर्जी से रिसीव की गई है, चाहे लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, वो कोई भी डिफरेंस को नहीं बनाता। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीट्स एंड द कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बीच के और डिफरेंसेस को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ये आप कहोगे कि मैम सभी में सेम पॉइंट है, यस, पॉइंट सेम है, लेकिन वो जो कंसेप्ट है डीपली उस पॉइंट को स्टडी करने का कि एक ही एसेट्स कब मेरी कैपिटल एसेट्स बन जाती है, कब मेरी वो रेवेन्यू एसेट्स बन जाती है। नाउ द सी नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एसेट्स, एसेट्स के नेचर के बेसिस पे, इफ अ रिसीट इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड एसेट्स। मान लीजिए अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ना, क्या एग्जांपल दिया था कि मैंने मशीन परचेज की है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे डिटेल में ज्यादा नहीं समझाया, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट अब आएगा। देखो कि इफ अ रिसीट इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड एसेट्स, अगर एक रिसीट है अटैच की गई है फिक्स्ड एसेट्स से, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मैंने मशीनरी परचेज की गई है, मशीनरी का नेचर कैसा है, अगर मैंने मशीनरी परचेज की है और उससे होने वाली इनकम, अब मशीनरी से होने वाली इनकम, ठीक है, वो मेरी क्या होगी, सो इट इज माई कैपिटल रिसीट्स। एंड इफ इट इज अटैच टू द सर्कुलेटिंग एसेट्स, अगर वो अटैच की गई है सर्कुलेटिंग एसेट से, अब ये देखो जी, ये जो आपके पास, आप ये कहोगे कि मैम मशीनरी क्या फिक्स्ड एसेट्स है, मैं कहूंगी अगर वो मशीन आपकी कंप्लीटली फिक्स्ड है, वो एक बार इंस्टॉल होगी और अगर मैं दोबारा उसे रिमूव करूंगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, तो वो आपके पास कैपिटल रिसीट्स है। लेकिन अगर आप है कि वो एक सर्कुलेटिंग एसेट्स है, आप उसको रोटेट कर सकते हो, तो उससे होने वाली इनकम आपकी रेवेन्यू रिसीट्स है। सो ठीक है, सो आपके पास ये, आपको प्लीज अच्छे से अंडरलाइन करना है, ध्यान में देना, इफ अ रिसीट्स इज अटैच्ड टू द फिक्स्ड एसेट्स, अगर एक फिक्स्ड एसेट्स है आपकी, उससे कोई रिसीट्स अटैच है, तो इट इज अ कैपिटल रिसीट्स। और अगर एक सर्कुलेटिंग एसेट्स के साथ अटैच है तो इट इज अ रेवेन्यू। तो फिक्स्ड एसेट्स इज दैट विद द हेल्प ऑफ विच ओनर्स अर्न प्रॉफिट बाय कीपिंग इन इट्स पोजीशन। कहने का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि उसने उसे अपने ही कंट्रोल में किया है। कहने का मतलब है कि
वो जो एसेट्स है वो कंप्लीटली मेरी है, कि लाइक बिल्डिंग, बिल्डिंग को मैं डिवाइड नहीं कर सकती, मूव नहीं हो सकती, तो ठीक है, बिल्डिंग से होने वाली कोई भी इनकम होगी वो मेरी कैपिटल नेचर की होगी, like the machine, like the plant. Circulating asset is that with the help of which owners earn profit by parting with it and letting others to become its owner. तो यानी सर्कुलेटिंग एसेट्स का मतलब क्या है कि ठीक है, कभी उससे मैंने अर्निंग कर ली, तो कभी मैंने दूसरों को उसे यूज करने के लिए दे दिया, उन्होंने अर्न कर ली, लाइक द स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, स्टॉक होता है, अब मेरे पास क्या है, गुड्स है, उसे मैंने क्या कर दिया, उस गुड्स को मैंने आगे कस्टमर को देने से पहले मैंने डीलर्स को दिया, ठीक है, डीलर्स ने फिर रिटेलर्स को दे रहे हैं, फिर जाके कस्टमर्स को मिल रहा है। सो इट इज अ सर्कुलेटिंग एसेट्स। इससे मैं उसकी एक बार ओनर बन गई कि जब तक वो मेरे पास गुड्स था, फिर मैंने उसे आगे सेल कर दिया, वो ओनर बन गए, फिर उन्होंने आगे सेल कर दिया, और अल्टीमेटली जब तक कस्टमर ने नहीं लिया तो उसके डिफरेंट ओनर्स बन गए, और जब उसे कस्टमर्स ने परमानेंटली परचेज कर दिया तो कस्टमर ही उसका ओनर हो गया। सो दिस इज द योर सर्कुलेटिंग एसेट्स। क्लियर? तो सर्कुलेटिंग एसेट से होने वाली जो कोई भी आपकी इनकम है, दैट इनकम इज योर द रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर? और फिक्स्ड एसेट से होने वाली इनकम आपकी कौन सी होती है, वो आपकी होती है कैपिटल। द सर्कुलेटिंग एसेट इज अ एसेट विच इज टर्न्ड ओवर, ठीक है ना, एंड वाइल बीइंग टर्न्ड ओवर ईल्ड्स प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्यों आप ऐसा कहोगे कि मैम ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि फिक्स एसेट से होने वाली इनकम भले ही मेरी कम क्यों ना हो, अमाउंट का हमारा फर्क नहीं, अभी हमने ये डिस्कस कर दिया, बेशक उससे मेरी होने वाली इनकम 100 रुपए 200 रुपए क्यों ना हो फिक्स से, ठीक है, वो तब भी मेरा वो कैपिटल रिसीट्स की होगी। और लेकिन अगर मेरे पास सर्कुलेटिंग एसेट से मुझे प्रॉफिट या मेरी इनकम 1 लाख की हो रही है, फिर भी वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होगी। वाई? क्योंकि सर्कुलेटिंग एसेट से आपके पास कुछ टाइम में या तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन फिक्स एसेट्स ऐसी चीज है जिससे आप अपने पास रखोगे तो चांसेस ही चांसेस हैं आपके पास कि आपको प्रॉफिट ही अर्न होगा, आपको इतना लॉस अर्न नहीं होगा। तो सर्कुलेटिंग एसेट इज द एसेट which is turned over and while being turned over yields profit or the loss. Clear? तो प्रॉफिट पे दे सकती है, लॉस की, लाइक आपके पास क्या है, क्या ये आपके पास कैब है, ठीक है, कैब क्या है, सर्कुलेटिंग एसेट्स है, तो कभी आपको इससे प्रॉफिट भी हो सकता है, तो कभी आपको इससे क्या है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके रेवेन्यू नेचर की हो गई। एनी डाउट टिल नाउ, एनीवन? आगे चलूं? ठीक है। द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मोटर आर, अब यहाँ देखो, यूज इन अ बिजनेस बाय एन एसएससी, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, मोटर कार है, ठीक है, अब मोटर कार को सेल करके जो आपको प्रॉफिट हुआ है इज अ कैपिटल रिसीट्स, whereas profit earned by the automobile dealer dealing in a car, अब दोनों में फर्क है, ठीक है, दोनों ये डिफरेंसेस को बताइए मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा? देखो, अब देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मोटर कार यूज्ड इन बिजनेस। मैंने आपको क्या कहा कि मेरा कैब का बिजनेस है, ठीक है, तो कैब का है, पर अब मैं ये कह रही हूँ मेरा एक अलग से टायर का बिजनेस है। क्लियर? और उस टायर्स के बिजनेस में मोटर कार यूज्ड होती है, मेरा बिजनेस गाड़ी का नहीं है, मेरा अब कौन सा है, कैब का, और उसमें क्या यूज हो रही है, मोटर कार यूज हो रही है। देख लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। सो मोटर कार अगर मेरी यूज हो रही है बिजनेस में, तो वो जो मेरी मोटर कार है वो एक सर्कुलेटिंग एसेट्स नहीं है, ठीक है, वैसे तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि उस केस में
ये मैं उसको डेली बेसिस पे यूज नहीं कर रही हूँ। वो जो मेरी मोटर कार है, ठीक है, वो जो यूज्ड है बिजनेस में, मेरा मोटर कार का क्या है, बिजनेस नहीं है। क्या आने का मतलब क्या है कि जो मोटर कार का जो ओनर है वो चेंज नहीं हो रहा बार बार, ठीक है। अब मेरा क्या है, मोटर कार का जो मेरा कैब का है उसमें क्या है, उसमें आपके पास जो पैसेंजर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपका जो डीलिंग पर्पस से वो चेंज हो रहा है। आपके पास जो डीलर हैं कि जो कि कार्ड को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उनमें डीलर हैं वो। तो जब तक उन डीलर को कोई कस्टमर नहीं मिल जाता तब तक वो ओनर है। जब उन्हें कस्टमर मिल जाएगा तो कस्टमर ओनर होगा। तो ये एक सर्कुलेटिंग एसेट्स है। आपको ये ध्यान देना है कि ओनर किसका कितना चेंज हो रहा है। तो मेरे बिजनेस में मोटर कार मैंने यूज की है, तो वो मेरी कैपिटल रिसीट्स है। द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ मोटर कार यूज्ड इन अ बिजनेस बाय एन असेसी इज अ कैपिटल रिसीट्स। क्लियर? तो वो एक मेरी कैपिटल रिसीट्स है। वेयर एज प्रॉफिट अर्न बाय एन ऑटोमोबाइल डीलर, और जबकि एक ऑटोमोबाइल डीलर के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किए गया है, तो डीलिंग इन अ कार, यानी एक डीलर जो कि कार में डील करता है, वो तो 100 कारों के ऑनर बन चुका है, 100 कारों के और ऑनर बनेगा, क्योंकि उसका काम है, ठीक है। और उसकी जो ओनरशिप है वो क्या है, चेंज है। सो इसमें अगर वो कार को सेल करता है, इज इन इज हिज रेवेन्यू रिसीट, तो वो उसकी रेवेन्यू रिसीट्स होगी, क्योंकि वो उसका डेली का है, ठीक है। उसकी जो इनकम है वो उसी चीज पर्पज से आ रही है, तो वो उसका रेवेन्यू रिसीट्स है। लेकिन मोटर कार जो उसमें यूज कर रहा है बिजनेस में, उसकी इनकम उससे नहीं आ रही है, उसकी इनकम आ रही है अपने टायर के बिजनेस से, टायर को सॉल्व करके या किसी और दूसरे बिजनेस को सॉल्व करके। मोटर कार तो उसमें वो कहीं यूज कर रहा है, मोटर कार उसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहा, ठीक है। तो इसमें जो वो अगर मोटर कार को सेल करता है तो जो उसको प्रॉफिट होगा, तो वो एक कैपिटल रिसीट्स है। लेकिन सेकेंड में जो प्रॉफिट होगा आपका रेवेन्यू रिसीट्स। नेक्स्ट है source of income. Source of the income termination. Any sum received in compensation for the termination of the source of the income is the capital. जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपको एम्प्लॉयर ने कहा है कि आप ये लीजिए, ये मैंने 1 लाख रुपीज दे रहा हूँ और अब आप इस जॉब से रिजाइन कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब आपको वो कंटिन्यूअसली अमाउंट तो 1 लाख नहीं मिलेगी। आपको वो 1 लाख जो अमाउंट मिली है वो कब मिली है, आपको मिली है कि आगे आपको फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। द मेन चीज की आपकी वो जो अमाउंट इनकम, आप उस इनकम को ये नहीं कहोगे मंथली इनकम भी तो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स में थी, क्योंकि मंथली इनकम जो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स में थी वो मेरी रेगुलरली अर्न हो रही थी, ठीक है। वो मेरी रेगुलरली इन बेसिस पे अर्न हो रही थी, और जो भी मेरी रेगुलर बेसिस पे अर्न होती है हम उसे रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। तो एनी सम रिसीव्ड इन कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम, इनकम के सोर्स को टर्मिनेशन के लिए जो इनकम सम रिसीव्ड किया गया है इस कैपिटल रिसीट्स। क्लियर? तो वो जो उसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपीज दिए हैं कि आगे आपकी जो सर्विस है वो खत्म हो गई है, तो क्योंकि ये उसे एक ऐसा कंपनसेशन पे दिया है कि जब तक उसे जॉब नहीं मिलती तब तक कि वो कहीं जॉब देख ले, तो इज अ कैपिटल रिसीट, तो हम उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इनकम, ठीक है। इनकम के सब्स्टिट्यूशन में जो अमाउंट रिसीव की गई है, अब देखिए इसका एग्जांपल से, आ प्रोड्यूसर सी, सी एक क्या है, प्रोड्यूसर है, परचेज द राइट टू प्रोड्यूस ए टेलीविजन सीरियल फ्रॉम इट्स अर्लियर प्रोड्यूसर,
मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि मैंने एक राइट परचेज किया कि मैं एक टेलीविजन सीरियल को प्रोड्यूस करूंगी के दूसरे से, विद द कंडीशन, इस कंडीशन के साथ, ठीक है, कि नो अदर प्रोड्यूसर विल बी गिवन दीज राइट। मैंने उसको ये बोला कि ये जो राइट्स हैं आप ये सिर्फ मुझे ही दोगे, आप ये राइट्स किसी और को नहीं दोगे, राइट। It is found that rights for producing this serial had already been solved. लेकिन ये पाया गया क्या कि ऑलरेडी मेरे साथ धोखा किया, ये जो इस सीरियल को प्रोड्यूस करने का जो है ऑलरेडी किसी को दे दिया गया है। तो प्रोड्यूसर ने डैमेज क्लेम किया और उसे 2 लाख रुपीज भी अर्न हो गए। अब बताइए उसे ये जो 2 लाख रुपीज जो अर्न किए हैं, तो यहाँ पे आप इसे क्या कहोगे कि ये इसका नेचर कैसा है। सो इट वॉज हेल्ड दैट damages received are the compensation for the profit which were to be earned। कहने का मतलब है, इसका मतलब क्या है, हमने ये ट्रीट करोगे, आपने ये ट्रीट किया, अच्छा मैम वहां पे एम्प्लॉयर ने उसे निकाल दिया था, आगे उसकी सर्विस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो 1 लाख उसका कैपिटल रिसीट्स हो गई। पर इस केस में भी तो ऐसा ही है, पर थोड़ा सा फर्क क्या है कि उसने डैमेजेस को क्लेम किया तो 2 लाख रुपीज मिल गए। सो यहाँ पे ये रेवेन्यू रिसीट्स क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रीट किया जाएगा कि वो जो उसे डैमेज रिसीव हुआ है ना, वो उसकी क्या है, कंपनसेशन है जो उसे प्रॉफिट अर्न करता, यानी उसके साथ जो एक चीटिंग है, क्योंकि उस अगर वो चीटिंग नहीं होती तो वो ये जो 2 लाख रुपीज वो उस प्रॉफिट से अर्न करता, और ये जो वो 2 लाख उस प्रॉफिट से अर्न करता, ठीक है, तो उसकी ये रेवेन्यू रिसीट्स बनती। तो यही ट्रीट किया जाएगा, ये जो उसे डैमेजेस रिसीव किए गए हैं आर द कंपनसेशन फॉर द प्रॉफिट विच वर टू बी अर्न, हंस दिस इज रेवेन्यू रिसीट्स। A firm of builders did not get permission to do construction of a flat on a piece of the land by a local authority। अब सी, ये एक लोकल अथॉरिटी के द्वारा एक लैंड है, ठीक है, वहां पे बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं है। दे वर पेड कंपनसेशन बाय द लोकल अथॉरिटी। अब है कि उन्हें लोकल अथॉरिटी के द्वारा क्या कंपनसेशन पे किया जाएगा, बेशक नहीं है, पर जब, अब आप इस चीज को आप बाद में डिस्क्लोज करोगे कि परमिशन नहीं है, जब वो बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ थी लोकल अथॉरिटी, तो लोकल अथॉरिटी ने उन्हें कंपनसेशन दिया कि ये लीजिए ये आपकी कंपनसेशन है। तो देखा जाए वो बिल्डर है, ठीक है, उस बिल्डर, देखो यहाँ बिल्डर की जगह कोई दूसरी फर्म होती, यहाँ पर बिल्डर है, उसका मेन एक्टिविटी इसी पर्पस से आती है, उसकी जो रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम है वो इस पर्पस से आता है, ठीक है, फ्लैट को। तो ने जो कंपनसेशन पे किया है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मैंने एक फर्म है मेरी बिल्डर की, एक एरिया में मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। अब लोकल अथॉरिटी आई, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है या फिर फ्लैट का जो ये है, ये बिल्डिंग यहाँ पे आपको परमिशन नहीं दी गई है, यानी स्टार्टिंग में परमिशन दी गई, बाद में परमिशन नहीं दी गई। तो इससे जो लॉस है वो किसका हो रहा है, बिल्डर का लॉस हो रहा है। अगर वहां पे एक फैमिली होती, ठीक है, मान लीजिए ये एक फैमिली को, ये जो है एक फैमिली बहुत रिच है, वो वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो वो फैमिली को कैपिटल रेवेन्यू, लेकिन वो बिल्डर है, क्योंकि बिल्डर का जो काम है वो इसी से ही है, तो वहां पे वो ये नहीं मानेगा तो ये इस यहाँ से कंस्ट्रक्शन से साल भर में या 10 साल में प्रॉफिट हो गया, नहीं। एक फैमिली है, फैमिली के साथ ऐसा 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल में हुआ होगा, लेकिन बिल्डर है, बिल्डर का जो रेवेन्यू पर्पस है वो यही कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी ने उसे जो कंपनसेशन पे की गई है
सो दिस कंपनसेशन इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। तो हम इस कंपनसेशन को रेवेन्यू रिसीट्स ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैट को सेल करना, उसने तो मेन ये सोच लिया कि ये कंस्ट्रक्शन की मुझे परमिशन नहीं मिली है, तो मैं उसने तो बिल्डर ने डिसाइड किया कि इस कंस्ट्रक्शन को मुझे क्या करना था, सेल करना था। ये मैंने पब्लिक को ना देते हुए लोकल अथॉरिटी को दे दिया। तो उससे वो जो अमाउंट उसे रिसीव की गई वो उसके रिसीट्स बन गई। लेकिन यही अगर कोई इंडिविजुअल होता, ठीक है, कोई भी एक इंसान या कोई एक फैमिली होती, तो वहां पर उसके लिए वो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं होता, वहां उसके लिए वो कैपिटल रिसीट्स बनता। क्यों? क्योंकि उससे उसका लॉस होता। आप तो कर रहा है के लिए थी, क्योंकि because the sale of the cat was considered as a trading activity for the firm. Clear? So ये उनके लिए as a trading activity बना। एक मिनट हमने क्या किया, that the amount of income, कहने का मतलब क्या है, होनी तो थी मेरी इनकम वो, लेकिन वो एक्चुअल मेरी इनकम नहीं बनी, इनकम का सब्स्टिट्यूट। ठीक है, मतलब ये इसी सोर्स से मेरी ये इनकम बननी थी, लेकिन वो एक्चुअल इनकम नहीं बनी, लेकिन उसी की ही वो क्या है, आपकी इनकम है, उसका सब्स्टिट्यूट में जो अमाउंट रिसीव की गई है तो वो उसी इनकम का पार्ट ना, तो हम उसे रेवेन्यू रिसीट्स ट्रीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो एनी सम रिसीव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इनकम, इनकम के सब्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी चीज रिसीव की गई है इज द रेवेन्यू रिसीट्स। तो ये आपके रेवेन्यू रिसीट्स हैं। नेक्स्ट आइए, आज हम इसे फिनिश कर देते हैं। कितने पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स तो काफी हैं। पहले मुझसे डाउट्स पूछिए। तो कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कंसेप्ट में डाउट है? नहीं तो आइए, कंपनसेशन रिसीव ऑन टर्मिनेशन ऑफ अ लीज। ठीक है, वही सेम चीज था कि जैसे आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम ये गया, ठीक है, तो एक लीज था, मान लीजिए 10 साल की लीज थी, ठीक है, पर मैंने आपसे कहा कि ये लीजिए आपके अमाउंट, आपकी कंपनसेशन, और मैं अब इस लीज को 2 ही साल में खत्म कर रही हूँ। तो आप कहोगे ना कि 10 साल की लीज थी, मैं केस कर दूंगी, ठीक है, मेरे पास तो मैंने आपको कंपनसेशन पे कर दिया। ठीक है, तो आपको लगा कि ठीक है, इस लीज से, इस एसेट से जितना मैं 8 साल या 5 साल और जितना ही मुझे रेवेन्यू होता, उतनी मुझे कंपनसेशन मिल गई, उतना ही मैंने कंपनसेशन क्या कर दी, रिसीव कर दी। तो वेयर अ सम इज रिसीव्ड एज कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ लीज, ठीक है, लीज के टर्मिनेशन के लिए जो कंपनसेशन रिसीव की गई है, सो इट इज अ कैपिटल रिसीट्स। तो ये मेरी एक कैपिटल रिसीट्स है, कि जैसे कि हमने एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को किया था, ठीक है, तो अब वो एक उसके लिए कैपिटल रिसीट्स है, क्योंकि वो ऐसा उसका हर साल नहीं होता, हर बार नहीं होता। अब नेक्स्ट इज द कंपनसेशन ऑन सरेंडर ऑफ अ राइट। राइट को हमने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन ऑन सरेंडिंग अ राइट। तो ये तो सिंपल सिटी सी बात है मेरे लिए, कि जैसे मान लीजिए कि बुक है, ठीक है, बुक को, यानी कि मैंने क्या किया, मेरा उस पर राइट था, लेकिन अब वो मैंने दूसरे को पब्लिश करने के लिए वो दे दी। तो तो जो भी उन्होंने मुझे रॉयल्टी पे की है, तो वो मेरी कौन सी है, वो मेरी कैपिटल रिसीट्स है, कि अभी जो मुझे उन्होंने अमाउंट पे किया है, और वो जो मुझे वो बुक सेल होगी उसके बाद वो मुझे फ्यूचर में कोई भी इनकम होगी, तो वो मेरी रेवेन्यू रिसीट्स होती है। देखिए, और ये मेनली जो राइट का जो कंसेप्ट है,
आपका बुक के केस में ज्यादा एप्लीकेबल होता है। एन ऑथर गिव्स अप हिज राइट टू पब्लिश अ बुक। एक ऑथर ने अपना पब्लिश करने का जो है राइट है वो दे दिया, ठीक है, मान लीजिए उसने दूसरे को दे दिया और अभी फिलहाल उसे 50,000 की कंपनसेशन रिसीव की गई है, तो इट इज कैपिटल रिसीट। तो 50,000 जो उसे फिलहाल राइट नाउ रिसीव हुआ है, दैट इज द कैपिटल रिसीट्स। बट इफ ही रिसीव्स इट एज एडवांस, ध्यान दीजिए, मान लीजिए वो ये कहते हैं कि आपको हम ये 3 साल के लिए दे रहे हैं, यानी कि जो 3 साल में जो अर्निंग होगी उसका पैसा हमने आपको अभी दिया। क्योंकि बुक्स के केस में क्या होता है, जितनी बुक सेल होती हैं, 1 लाख बुक सेल हुई है तो मुझे 1 लाख के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। मेरे पास 10 लाख की बुक सेल तो मुझे 10 लाख के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगी। और ये सेल जो होती है, इन्हें टाइम तो लगता है, ये ऑब्वियसली टाइम लॉन्ग लगता है, ठीक है, एकदम तो ये सेल नहीं होगी। तो अभी फिलहाल मैंने पब्लिश करने का आपको जो राइट दिया वो आपका कैपिटल रिसीट्स होगा, और फ्यूचर से जो मुझे उसमें इनकम होगी वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट्स होगा। यानी फ्यूचर से होने वाली जो मेरी इनकम है उसे हम रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। क्लियर? और जो मेरा राइट जो मैंने सरेंडर किया, सरेंडर करके राइट को, वो मेरा कैपिटल रिसीट्स है। एनी डाउट इन दिस? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं? फिफ्थ पॉइंट तक हमने कवर किया है, क्योंकि ये आगे काफी लॉन्ग चैप्टर है भी है, इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये थोड़े से लॉन्ग हैं, क्योंकि सारे तो कवर नहीं हो पाएंगे, एंड देन हम एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, तो ये हम आगे का कल पार्ट कवर करेंगे। क्लियर? आज हमारा इतना कवर हो गया है, 5 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक एक जो कंसेप्ट है वो डिटेल में ही समझाऊं। सो आपको अगर आज के में कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, चैट बॉक्स पे आप मैसेज कर दो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है किसी को?